नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी ओशियन में। आज हम धूमिल की कविता नक्सलवाड़ी को पढ़ेंगे और नक्सलवाड़ी कविता को पढ़ने से पहले हम लोग चर्चा करेंगे कि सुदामा पांडे धूमिल का जो जीवन परिचय रहा है वो कैसा रहा है और कहाँ पर इनका जन्म हुआ और कौन कौन सी रचनाएं इन्होंने की हैं। तो सुदामा पांडे धूमिल का जन्म सन 1936 में, जब प्रेमचंद जी की मृत्यु हुई थी तब धूमिल जी का जन्म हुआ था। आप इस तरीके से लिंक करके याद कर सकते हैं। 1936 ईस्वी में वाराणसी के निकट खेवली गांव में हुआ था। ये हिंदी साहित्य की साठोत्तरी कविता के शलाका पुरुष थे। बांसुरी जल गई इनके फुटकर व शुरुआती गीतों का संग्रह है। ठीक है, तो याद रखिएगा, बांसुरी जल गई। तो इस रचना से संबंधित जो कवि हैं वो हैं धूमिल। तो इनका जो शुरुआती जो गीतों का संग्रह है जो अब उपलब्ध नहीं है। इनकी मुख्य कृतियां अगर देखें तो संसद से सड़क तक 1972 में आई थी, और जो संसद से सड़क तक है इसी में ही आपकी एक नक्सलवाड़ी कविता सम्मिलित है। ठीक है, और संसद से सड़क तक का समय जो है वो है 1972। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर संसद से सड़क के बाद में कल सुनना मुझे इनकी एक काव्य संग्रह है, और सुदामा पांडे का प्रजातंत्र 1983 में आया था। ये सारे ही इनके काव्य संग्रह हैं। कल सुनना मुझे काव्य संग्रह के लिए इनको 1979 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। किसके लिए मिला था? कल सुनना मुझे के लिए 1979 में 1979 में इनको साहित्य अकादमी मिला था। ठीक है, इनकी लगभग सभी कविताएं गद्यात्मक लय की ओर झुकी हुई हैं, और पाठ्यक्रम में धूमिल की जो कविताएं हैं अगर देखा जाए तो कौन कौन सी कविताएं लगी हैं? नक्सलवाड़ी लगी है पहली कविता, दूसरा मोचीराम लगी है, फिर तीसरा अकाल दर्शन है, और चौथा जो है इनका रोटी और संसद। तो लगभग 4 कविताएं इनकी देखने को मिलती हैं आपके यूजीसी नेट जेआरएफ के सिलेबस में। तो चलिए नक्सलवाड़ी कविता पढ़ते हैं। और नक्सलवाड़ी कविता है उसमें धूमिल ने जो स्वतंत्रता के बाद स्वातंत्र्योत्तर भारत की उस निराशाजनक परिस्थिति का चित्रण किया है जिसने नक्सलपंथी आंदोलन को जन्म दिया है। सन 1966 से 67 में उत्तर प्रदेश, बिहार और आंध्र प्रदेश में नक्सलवाड़ी आंदोलन का प्रसार हुआ था। धूमिल ने नक्सलवाड़ी आंदोलन का समर्थन किया था, और कवि तत्कालीन राजनीति के विरुद्ध थे, अतः उन्होंने अपनी कविताओं में नक्सलवाड़ी आंदोलन के प्रति समर्थन व्यक्त किया है। तो उन्होंने समर्थन किया है नक्सलवाड़ी आंदोलन का। कहाँ कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश, बिहार और आंध्र प्रदेश। तो ये धूमिल के जो काव्य संग्रह है आपको मैंने पहले ही बताया, संसद से सड़क तक, इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा, संसद से सड़क तक में सम्मिलित है, और इसका जो प्रकाशन है वो है 1972। ठीक है, तो चलिए कविता को पढ़ना शुरू करते हैं। सहमति नहीं, यह समकालीन शब्द नहीं है, इसे बालिगों के बीच चालू मत करो। जंगल से जिरह करने के बाद उसके साथियों ने उसे समझाया कि भूख का इलाज नींद के पास है, मगर इस बात से वह सहमत नहीं था। तो ये जो पंक्तियां हैं आपको पता है, नक्सलवाड़ी आंदोलन का समर्थन कर रहा है तथा शासन की भूमि अधिग्रहण व्यवस्था का विरोध कर रहा है। तो धूमिल की नक्सलवाड़ी आंदोलन का समर्थन करते हुए कह रहे हैं कि सहमति शब्द समकालीन नहीं है, इसे हम बालिगों के मध्य लागू मत करो। मतलब यह है कि कवि की भूमि अधिग्रहण व्यवस्था के प्रति बिल्कुल भी सहमति नहीं है। भूमि अधिग्रहण का जो मामला था उसको लेकर के यहाँ पर कवि अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं। तो कवि की जो भूमि अधिग्रहण व्यवस्था के प्रति जो बिल्कुल भी सहमति नहीं है उनकी, कवि कहता है कि जंगल से जिरह अर्थात जंगल बहस के पश्चात उसके साथियों ने उसे समझाया कि भूख का इलाज नींद के पास है, अर्थात भूख से बचने के लिए तुम सो जाओ, परंतु वह व्यक्ति उनकी बातों से सहमत नहीं हुआ। कहने का तात्पर्य यहाँ पे यह है कि कुछ लोग स्वार्थ के कारण शासन की ओर मिलकर जंगल में रहने वाली भोली भाली जनता को बहकाने लगे और भूमि अधिग्रहण के लिए वहां के लोगों की सहमति लेने लगे, लेकिन वह उनकी बातों में नहीं आए, क्योंकि वह जानते थे कि भूख जमीन से उगने वाले अनाज से ही मिटती है, नींद से नहीं मिटती है। समझ में आया? आगे है, विरोध के लिए सही शब्द टटोलते हुए उसने पाया कि वह अपनी जुबान सहुआइन की जांघ पर भूल आया है। फिर भी हकलाते हुए उसने कहा, मुझे अपनी कविताओं के लिए दूसरे प्रजातंत्र की तलाश है। सहसा तुम कहोगे और फिर एक दिन पेट के इशारे पर प्रजातंत्र से बाहर आकर वाजिब गुस्से के साथ अपने चेहरे से कूदोगे और अपने ही घूसे पर गिर पड़ोगे।
तो यहाँ कवि क्या कहते हैं? कवि कहते हैं कि विरोध के लिए सही शब्द टटोलते हुए, कवि यहाँ पर कह रहे हैं कि वह शासन व्यवस्था का विरोध करने के लिए सही शब्द ढूंढने लगता है। तब उसे याद आता है कि जिस जुबान से वह इस व्यवस्था का या राजनेताओं का विरोध करना चाहता है, वह जुबान तो सहुआइन मतलब जो चरित्रहीन स्त्री है उसकी जांघ पर भूल आया है। अर्थात जिसका चरित्र पहले से ही अच्छा नहीं है, वह विरोध की बातें क्यों कर रहा है? फिर भी उसने हकलाते हुए अर्थात रुक रुक कर बोलते हुए कहा कि मुझे अपनी कविताओं के लिए दूसरे प्रजातंत्र की तलाश है, अर्थात इस प्रजातंत्र में वह अपनी कविता लिखना नहीं चाहता। कवि कहता है कि दूसरे प्रजातंत्र में भी जाकर एक दिन तुम अचानक आकर यही कहोगे कि पेट भरने के लिए आवश्यक है यह, तथा स्वयं पर ही गुस्सा करोगे और अपने ही चेहरे पर घूंसा मार कर गिर पड़ोगे, अर्थात अंत में तुम्हारी ही हार होगी। अर्थ यहाँ पर यही है कि यहाँ कवि उस विद्रोही व्यक्ति को समझाता है कि प्रजातंत्र से बाहर आकर जीना कठिन है। जो प्रजातंत्र से बाहर आकर जीने की कोशिश करेगा वह पेट भरने के लिए रोएगा, अर्थात इस प्रजातंत्र में चुप रहना ही सही है। आगे की पंक्तियां हैं, क्या मैंने गलत कहा? आखिरकार इस खाली पेट के सिवा तुम्हारे पास वह कौन सी सुरक्षित जगह है जहां खड़े होकर तुम अपने दाहिने हाथ की साजिश के खिलाफ लड़ोगे? तो यहाँ कवि आगे कह रहे हैं कि क्या मैंने उससे गलत कहा? आखिरकार हमारी आम जनता के पास खाली पेट के सिवा दूसरी सुरक्षित जगह ही है क्या? मतलब खाली पेट के सिवा जो दूसरी सुरक्षित जगह है वो है ही क्या? कवि उस व्यक्ति से प्रश्न करते हैं कि खाली पेट के सिवा उसके पास दूसरी सुरक्षित जगह कौन सी है? अगर है तो तुम उसी सुरक्षित जगह पर खड़े होकर अपने दाहिने हाथ की साजिश के खिलाफ लड़ोगे, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति की अपनी कमजोरियां तथा सीमाएं होती हैं तथा उन कमजोरियों तथा सीमाओं के कारण वह अन्याय के विरुद्ध आवाज नहीं उठा पाता। कवि आगे कहता है कि हम ही देश के राजनेताओं को चुनते हैं तथा हम ही लोग उनका विरोध करते हैं। ऐसा क्यों होता है? यहाँ पर कवि ने राजनीतिक षड्यंत्र पर व्यंग्य किया है और राजनेता पहले तो जनता को बहला फुसलाकर जीत जाते हैं, फिर उनके ही विरोध को यह नेता लोग सहमति नहीं देते हैं। आगे की पंक्तियां हैं, यह एक खुला हुआ सच है कि आदमी दाएं हाथ की नैतिकता से इस कदर मजबूर होता है कि तमाम उम्र गुजर जाती है मगर गांड सिर्फ बायों हाथ से धोता है। और अब तो हवा भी बदल चुकी है और सारे इश्तहार उतार लिए गए हैं जिनमें कल आदमी अकाल था। वक्त के फालतू हिस्सों में छोड़ी गई पालतू कहानियां देश प्रेम के हिज्जे भूल चुकी हैं और वह सड़क समझौता बन गई है जिस पर खड़े होकर कल तुमने संसद को बाहर आने के लिए आवाज दी थी। नहीं, अब वहां कोई नहीं है, मतलब कि इबारत से होकर सबके सब व्यवस्था के पक्ष में चले गए हैं। लेखपाल की भाषा के लंबे सुनसान में जहां पालो और बंजर का फर्क मिट चुका है, चंद खेत हथकड़ी पहने खड़े हैं और विपक्ष में सिर्फ कविता है। तो यहाँ पर देखें तो आगे की जो पंक्तियां हैं, यह एक खुला हुआ सच है कि आदमी दाएं हाथ की नैतिकता से इस कदर मजबूर होता है। तो यहाँ पर देखा जाए कि कवि कहता है कि प्रत्येक आदमी का एक सच होता है और वह अपने अच्छे कार्य दाहिने हाथ से करता है तथा बुरे कार्य बाएं हाथ से करता है। वह दाहिने हाथ से भले ही नैतिकता के कार्य कर ले किंतु उसे बाएं हाथ का प्रयोग भी उम्र भर अपनी गंदगी को साफ करने के लिए करना ही पड़ता है। अर्थात राजनीति में भी नेता लोग दाहिने हाथ से नैतिकता के कार्य अर्थात बाहरी दिखावा हेतु समाज के कल्याण के कार्य करते हैं, लेकिन वह बाएं हाथ से जनता हित विरोधी कार्य भी करते हैं, मतलब जनता के खिलाफ भी कार्य करने में संलग्न रहते हैं। और अब तो चुनावी वातावरण भी बदल चुका है। सभी जगह से सार्वजनिक सूचना, चुनाव के इश्तहार आदि भी उतार लिए गए हैं, यहाँ से हटा दिए गए हैं। जिन स्थानों पर कल आदमियों का अकाल पड़ा रहता था अर्थात व्यक्ति कम संख्या में दिखाई देते थे, आज वहीं चुनाव के समाप्त हो जाने पर चहल पहल दिखाई दे रही है। पहले संसद में कोई जाना नहीं चाहता था, अब वहां पर भीड़ सी दिखाई दे रही है। आज व्यक्ति फालतू हिस्सों में जाकर अर्थात संसद में जाकर अपनी अलग ही झूठी प्रशंसनीय कहानियां बनाने में लगा हुआ है तथा इन सब के कारण वह देशभक्ति, देश प्रेम को तो भूल ही गया है। आगे की पंक्तियां हैं, और वह सड़क समझौता बन गई है, और वह सड़क समझौता बन गई है जिस पर खड़े होकर कल तुमने संसद को बाहर आने के लिए आवाज दी थी। नहीं, अब वहां कोई नहीं है, मतलब कि इबारत से होकर सबके सब व्यवस्था के पक्ष में चले गए हैं।
लेखपाल की भाषा के लंबे सुनसान में जहां पालों और बंजर का फर्क मिट चुका है, चंद खेत हथकड़ी पहने खड़े हैं। तो यहाँ पर देखें, कवि तत्कालीन राजनीति पर चोट करते हुए कहता है कि जिस सड़क अर्थात संसद ने भूमि अधिग्रहण न करने का समझौता किया था, वह अब स्वार्थ की बलि देवी पर चढ़ चुका है। वे कहते हैं कि कल जिस संसद को तुमने बाहर आने के लिए अपनी आवाज दी थी, अब वहां कोई नहीं है। सभी का स्वार्थ सिद्ध हो चुका है। सभी स्वार्थी लोग व्यवस्था के पक्ष में चले गए हैं। लेखपाल की भाषा के सामने अब बंजर और उपजाऊ जमीन का फर्क मिट चुका है। अब सभी खेतों के हथकड़ी लग गई है, अर्थात वे सरकार के अधिग्रहण में चले गए हैं। मतलब सरकार ने भूमि अधिग्रहण कर लिया है। और विपक्ष में सिर्फ कविता है, सिर्फ हज्जाम की खुली हुई किस्मत में एक उस्तरा चमक रहा है, सिर्फ भंगी का एक झाड़ू हिल रहा है नागरिकता का हक हलाल करती हुई गंदगी के खिलाफ। और तुम हो विपक्ष में बेकारी और नींद से परेशान। और एक जंगल है, मतदान के बाद खून में अंधेरा पछीटता हुआ। जंगल मुखबिर है, उसकी आंखों में चमकता हुआ भाईचारा किसी भी रोज तुम्हारे चेहरे की हरियाली को बेमुरव्वत चाट सकता है। तो यहाँ पर कवि क्या कह रहे हैं? कवि कहते हैं कि संसद में विपक्ष पद वाले नेता भी इसका विरोध नहीं कर रहे हैं। वह लोग तो केवल कविता करने में ही व्यस्त हैं। विपक्ष का कार्य होता है विरोध करना, लेकिन वह विरोध करने के बजाय चुपचाप संसद में खड़े हुए तमाशा देख रहे हैं। यहाँ हर कोई पक्ष की हजामत करने को तैयार है और कोई भी उसका विरोध नहीं करना चाहता। और सिर्फ भंगी का एक ही झाड़ू यहाँ हिल रहा है, अर्थात वह झाड़ू व्यवस्था रूपी भंगी का है। वह नागरिकों के हक हलाल करती हुई दिखाई दे रही है, मानो वह गंदगी के विरोध में लड़ रही हो और तुम लोग उसके विपरीत केवल बेरोजगारी से परेशान हो। हमें नींद क्यों नहीं आती, इस बात से परेशान हो। इन्हें प्रजातंत्र से, व्यवस्था से कोई लेना देना नहीं है। कवि आगे कहता है कि एक और जंगल है जिसमें मतदान के पश्चात अंधेरा फैल जाता है, यानी जब तक मतदान है जनता में प्रकाश भर दिया जाता है, तथा एक बार जब ये मतदान पूर्ण हो जाता है उसके पश्चात जनता और समाज को कोई पूछता भी नहीं है। यह जो जंगल राज है वह जंगल मुखबिर है, यानी सिर्फ समय पर चेहरा दिखाने का रास्ता है। उन नेताओं की आंखों में तुम्हें भाईचारे की चमक दिखाई देगी, अर्थात मतदान के समय वह भाईचारे की भावना का दिखावा करेंगे। लेकिन यही नेता लोग मतदान समाप्त होने के पश्चात किसी भी दिन तुम्हारे चेहरे की प्रसन्नता को बिना शर्म के चाट सकते हैं, अर्थात खत्म कर सकते हैं। आगे की पंक्तियां हैं, खबरदार, उसने तुम्हारे परिवार को नफरत के उस मुकाम पर ला खड़ा किया है। कल तुम्हारा सबसे छोटा लड़का भी तुम्हारी पड़ोसी का गला अचानक अपनी स्लेट से काट सकता है। क्या मैंने गलत कहा? आखिरकार। तो यहाँ पर आखिरी पंक्तियां हैं, खबरदार उसने तुम्हारे परिवार को। तो यहाँ कवि उस विरोध करने वाले व्यक्ति को कहते हैं, जो विरोध कर रहा है व्यक्ति, उसको कहते हैं कि खबरदार, अर्थात सावधान, उसने तुम्हारे परिवार को नफरत के कारण ही उस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां हिंसा करने के अलावा तुम्हारे परिवार के पास और कोई मार्ग शेष नहीं रह गया है। कल तुम्हारे पड़ोसी का गला भी तुम्हारा छोटा लड़का अचानक स्लेट से काट सकता है। क्या मैंने गलत कहा है ये सब? अंत में कवि ने आखिरकार कहकर हमें उस प्रजातंत्र के प्रति सोचने पर मजबूर किया है कि ये प्रजातंत्र हमें, अर्थात आम जनता को, नक्सलवाड़ी बनाने के लिए मजबूर कर रहा है। इसीलिए पहले ही सावधान होना है। कवि ने कठोर स्वर में कहा है, अपने क्रोध को कविता के माध्यम से व्यक्त किया है कि जो ये संसद तथा राजनीति है वह जनता को नक्सलवाड़ी बनने के लिए प्रेरित कर रही है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो इस कविता में कवि ने भारत की आजादी, लोकतंत्र, सरकार, समाजवाद तथा संसद पर व्यंग्य किया है। नक्सलवाड़ी बनने के कारणों को उजागर किया है कि क्यों आम जनता नक्सलवाद को लेकर के प्रेरित होती है, और नक्सलवाड़ी बनने के कारणों को यहाँ पर उजागर कर रहे हैं कवि। भाषा में सपाट बयानी का तेज झलक रहा है और खड़ी बोली एकदम स्पष्टता इसमें लिखी हुई है। ठीक है, तो याद रखिएगा, आज आपकी ये जो नक्सलवाड़ी कविता है ये भी समाप्त होती है। संसद से सड़क तक में सम्मिलित है और प्रकाशन वर्ष नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रकाशन वर्ष 1972। ठीक है, मिलते हैं
अगली कविता के साथ में अगली कविता होगी मोचीराम, और ये जो PDF है ना मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर दिया है। एक बच्चा पूछ रहा था कि पंत की कविता में आपने ये तो जो जीर्ण वाला है ना, जो इनका द्रुत झरो जगत के जीर्ण पत्र, ये कविता है पंत की, तो वो कह रहे थे कि महादेवी वर्मा की कविता है। सिलेबस में मैं बार बार कह चुकी हूँ, एक बार पहले भी बता चुकी हूँ कि सिलेबस में गलत प्रिंट है, महादेवी वर्मा के आगे वो कविता लिखी हुई है जीर्ण पत्र वाली, बल्कि जो द्रुत झरो जगत के जीर्ण पत्र है ये आपकी युगांत काव्यधारा में संग्रहित है, और इसके रचनाकार और कोई नहीं सुमित्रानंदन पंत हैं, ठीक है। और युगांत का समय 1936 है। मैं इसी वजह से कहती हूँ कि पूरी कविता को पढ़िए, मैं उसका भाव बता रही हूँ, और सिर्फ कविता की रीडिंग कीजिए। मैंने आपको इसी वजह से पूरी कविताओं का संकलन एक साथ टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर दिया है, ठीक है। मिलते हैं अगली कविता के साथ में, तब तक सभी अभ्यर्थियों का हृदय की गहराई से प्रेमपूर्वक धन्यवाद।